करतार कोचिंग सेंटर पर डे की तरह आज भी जो है नेवी का हम लोग एक सेट करेंगे। 25 प्रश्न होंगे उसमें और एक एक कर हम लोग देखेंगे और उससे जो संबंधित कंसेप्ट होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट चलिए, देखिए पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर? तो ध्यान देना यहां पर स्केलर वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। लेकिन आपका एक करेंट उसी में ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज अ सर्टेन लॉज ऑफ एडिशन। चूंकि करेंट जो होता है यहां पर, तो उसके पास दोनों चीज रहने के बावजूद जो है वो जो है वेक्टर नहीं हो पाता है, चूंकि जैसे ट्रेंगल ऑफ एडिशन होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, माने सर्टेन लॉज ऑफ एडिशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ये फॉलो नहीं करता है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर? तो आप देख सकते हैं विद्युत धारा पहले ही मिल गया, एक आगे भी हम लोग देखें यहां पर, तो ये आपका वेक्टर होगा। देखिए ये वेक्टर है, बल डायरेक्शन होता है इसमें, और ट्रेंगल लॉ को भी फॉलो करता है, वेग वेलोसिटी ये भी वेक्टर है, और ट्रेंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वेक्टर हो गया। देखिए ये वेक्टर और ये आपका क्या है? स्केलर, जो कि हम लोग को चुनना है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि करेंट डेंसिटी, जैसे करेंट आपका देखिए यहां पर ध्यान से, करेंट और एक हम लिख दे करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी ये आपका वेक्टर है, सॉरी ये आपका जो है कि यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया यहां पर, लेकिन ये करंट क्या है? स्केलर है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसको जे के द्वारा स्विच करते हैं और ये आई आपका, तो ये ट्रेंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि ये ट्रेंगल लॉ को फॉलो करता है। तो याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कंसेप्ट आपको याद रखना है। होता ये है कभी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि करंट है तो करंट डेंसिटी ये सोचेंगे कि नहीं ये भी स्केलर, तो ऐसी बात नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि करंट स्केलर है और करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर है। जे इक्वल टू होता है आई बाई ए, और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण नोटेशन है। देखिए आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जे करंट डेंसिटी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर होता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। देखिए यहां पर इसके सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कराए कि एक कण एफ फोर्स जो दिया हुआ है 5I + 3J, बल लगाने पर इसका मूल बिंदु से दूसरे बिंदु की स्थिति R = 2I - J पर विस्थापित हो जाता है, तो कण पर किए गए कार्य का मान होगा। अप्लाइंग टू अ फोर्स दिया गया है ऑन अ गिवन पार्टिकल, इस पोजीशन दिया गया है फ्रॉम ओरिजिन टू अनदर पॉइंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन पार्टिकल। तो सबसे पहले जानना होगा कि वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप इसका इस प्रकार जो है आप अरेंज कर ले। पहले वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट एस होगा। देखिए यहां पर तो एफ का मान अगर हम लिख ले पहले, एफ ये हो गया 5I + 3J हो गया। देखिए यहां पर, और ये आर का मान लिख ले, आर एस के द्वारा या आर के द्वारा फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर आर दिया हुआ है 2I - J, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले ले, वर्क डन एफ डॉट आर। तो देखिए आई का जो कोफिशिएंट होगा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, और ये देखिए यहां पर -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 जूल। दैट इज द आंसर। तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो है हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या करेंगे? डॉट ले लेंगे। एक और आपको जो है इसमें हम एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, क्वेश्चन का पैटर्न
क्योंकि वो भी आता रहता है। देखिए यहाँ पर उसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। एक और इसका टाइप है इसमें, देखिए तो एक टाइप और देख ले। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर पार्टिकल है और इसका पोजीशन वेक्टर ये r1 है, और दूसरे का यहां पर अगर फोर्स लगा जो फोर्स वेक्टर, तो ये डिस्प्लेस हो गया यहां तक r, और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो आप एक और फार्मूला याद रखिए, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट आर होता है डब्ल्यू एफ डॉट, और देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस करके निकलता है। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, देखिए यहां पर इस तरह हो गया, इस तरह हम लोग कर लेंगे। तो ये दो टाइप आपको ध्यान रखना है कि एक टाइप आपका हो गया पहले सिंपल, जो आपका एफ भी देगा और r भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन कभी कभी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रहता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि पोजीशन वेक्टर को घटा लेंगे, इससे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और फिर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करेंगे, डॉट ले लेंगे, तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी, देखिए दूरी का समीकरण दिया हुआ है s इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा दी जाती है, तब उसका त्वरण होगा। द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज s इक्वल टू, s इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एटी प्लस बी टी स्क्वायर, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। कैसे हम लोग करेंगे, देखिए यहां पर, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर s इज द फंक्शन ऑफ टाइम, s दिया हुआ है आपका एटी प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान देना होगा यहां पर कि अगर एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी निकलता है, और दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलता है। तो हम लोग दो बार, चूंकि हम लोग को निकालना है यहां पर एक्सेलरेशन, आप देख सकते हैं, तो हम लोग को कितना बार, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो दो बार हम लोग करेंगे यहां पर। तो v इक्वल टू होगा डी एस बाई डी टी, देखिए यहां पर a हो जाएगा डी टी डी टी 1, और टी स्क्वायर का 2t होगा, तो 2bt हो गया यहां पर। ये देखिए आपका वेलोसिटी आ गया। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता था, अगर कभी ऐसा पूछा जाए आपसे कि वेलोसिटी और टाइम में क्या संबंध है, तो आप बोलिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां पर a निकालना है, तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, देखिए यहां कांस्टेंट है, इसमें टाइम का नहीं है फंक्शन, तो ये 0 हो जाएगा, अब प्लस 2b डी टी डी टी 1 हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा 2b, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां पर ये 2b, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हुआ इस तरह। तो कभी भी अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, और एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, यही आपको याद रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यदि किसी कण का वेग u, त्वरण का मान at है, तो कौन सा सत्य है यहां पर। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u and the value of acceleration is at, then which of the following is correct। तो देखिए ध्यान दीजिए आप, यहां पर हम एक संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, v इक्वल टू होता है u प्लस at। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1D जो मोशन होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं v इक्वल टू u प्लस at, लेकिन यहां पर a का मान कुछ और दिया हुआ है, at दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया हुआ है, at दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस a के जगह पर a t, और पहले से एक t है आपका, तो v इक्वल टू क्या होगा u प्लस a t स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर यहां पर किसी बच्चे को अगर परेशानी हो तो यहां पर a न लिख करके a1 लिख करके चल सकते थे आप, क्योंकि ऐसा कभी कोई लगता है कि सेम ही है, तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इस तरह रिलेट कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु को क्षैतिज धरातल से कोण थीटा पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में महत्तम तय की दूरी होगी। अर्थात क्षैतिज डायरेक्शन में आपको निकलना है, क्षैतिज परास आप कहिए डायरेक्ट। When a particle is projected at an angle theta from horizontal surface and with velocity u, then maximum distance travel in horizontal direction
बाय पार्टिकल। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर ये इस तरह है, ये निकालना है रेंज आपका। देखिए रेंज निकालना है यहाँ पर, देखिए रेंज निकालना है। तो आप डायरेक्ट याद रखते हैं यहाँ पर, तो R इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। देखिए यहाँ पर आप इसको चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगी, अगर आप चाहते हैं प्रूफ करना तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये u से अगर फेंका जा रहा है, थीटा है, तो यहाँ पर ux कितना होगा, u cos थीटा होगा। और टाइम आपको पता है t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी होता है। और x का मान 0 होता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर r इक्वल टू, अर्थात जिसको हम लोग x कह रहे हैं, x डायरेक्शन में ux इंटू टी कर लेंगे तो आ जाएगा आपका r। ux हो गया u cos थीटा, और टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला बन चुका है, u 2 बार है, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा और बाई जी, दैट इज द आंसर। देखिए आप इस तरह भी चल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं आप, वन लाइनर है, देख सकते हैं आप। तो कभी भी आपको रेंज निकालने की बात हो, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आप याद रखिएगा। और इसी के साथ हम एक और फार्मूला आपको याद कर लीजिए, यू स्क्वायर, अगर मैक्सिमम की बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। देखिए यहाँ पर तो आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि बार बार इस पर आधारित प्रश्न को पूछा जाता है, डाटा देकर भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, करा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है। द एनर्जी मास इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन इज। देखिए आइंस्टीन ने जो है, एक्चुअली अगर बात किया जाए फिजिक्स का तो ये मॉडर्न डिफिनेशन भी है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मास एंड एनर्जी। अगर हम लोग अभी प्रेजेंट की बात करें तो फिजिक्स का यही डिफिनेशन चल रहा है कि मास और एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आइंस्टीन के द्वारा ही दिए गए फार्मूला से प्रेरित भी है यहाँ पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। C आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और आप सभी को याद होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए आप इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जब पढ़िएगा तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे E बराबर देखिए hc बाई लेमडा होता है, और इसको हम कर दे यहाँ पर mc, और इसको कर दे c, तो देखिए c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h बाई mc, और यहाँ से हो जाएगा h बाई p। देखिए मोमेंटम का, तो आप वेवलेंथ को और मोमेंटम में ये तो फिक्स होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो यहाँ से आप देखिए लेमडा और p में बाकायदा एक रिलेशन बना सकते हैं। p क्या है, लीनियर मोमेंटम है, p क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग है। देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह दे सकते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट। तो आपको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का, कि हाइड्रोजन में जो है नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है यहाँ पर, और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट का आप नाम लीजिएगा, उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको हमेशा, कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप हमेशा इसको याद रखेंगे
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन गैस का रंग होता है, द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो है रंगहीन होता है, कोई भी उसका कलर नहीं होता है। तो क्या होगा, रंगहीन, कलरलेस होता है, ध्यान रखेंगे क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, ये रंगहीन होता है अर्थात उसकी कोई कलर नहीं होती है अपनी। क्वेश्चन नंबर 9, HIV होता है। देखिए आप HIV के बारे में जानते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। कैसे होता है तो देखिए HIV रोग जो है विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और ये ऐसा वायरस होता है जो बहुत जल्दी जो है कि मल्टीपल के फॉर्म में ये बढ़ता है आगे, बहुत खतरनाक होता है ये। और आप जानते हैं HIV एड्स जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, विषाणु से, खास करके बायोलॉजी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि नेवी में तो इस तरह का अक्सर प्रश्न आता है कि 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 3 क्वेश्चन बायोलॉजी, 3-4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा रहेगा। जैसे 19 या 21 जो है फिजिक्स रहता है हमेशा, और 4-5 क्वेश्चन जो है कि आपका मिक्स रहता है। तो इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो कि जनरल क्वेश्चन होता है, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं हो, उस तरह के भी क्वेश्चन को देखते रहना चाहिए। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर फाई बराबर होता है बी डॉट ए। देखिए ये फार्मूला है आपका, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। अगर थीटा हम लोग 0 ले ले तो फाई बराबर बी ए होगा, बी ए हो जाता है। देखिए यहाँ पर, तो ये आप यहाँ से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। ये तो आपको फाई का तो पहले बता दे आपको, एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। एसआई यूनिट क्या होगा, वेबर होता है। और यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल ले, क्वेश्चन है लेकिन हम लोग और जरूरत का चीज़ देख ले थोड़ा सा। तो बी बराबर क्या होगा, फाई बाई ए होगा। तो बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, इसका यूनिट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वेबर बटा मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका, इसी को कहते हैं टेस्ला। टेस्ला। अगर आपसे बात किया जाए कि अर्थ की जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो किस ऑर्डर का होता है, तो बी अर्थ का भी याद रख लें हम लोग, 10⁻⁵ ऑर्डर का होगा ये टेस्ला। देख सकते हैं आप यहाँ पर बी अर्थ का। उसी तरह बहुत सारा चीज याद रखेंगे, धारिता कितनी होती है, कैपेसिटेंस कितना होता है अर्थ का, ये भी याद रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, 711 माइक्रोफैराड होता है यहाँ पर। देखिए तो इस तरह का कुछ डाटा है जो कि बड़ा रिपीट करता रहता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर, 11 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति का बीमीय सूत्र है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो पहले तो इसको आप रिलेट कीजिए, n इक्वल टू क्या होता है 1/t, और n का निकालना है तो t⁻⁻1 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, डायमेंशन हो गया यहाँ पर। अगर यूनिट की बात करते हैं हम लोग तो क्या होता है, एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये हो जाता है पर सेकेंड। इसी को कहा जाता है हर्ट्ज, हर्ट्ज कहा जाता है। तो ये आपका एसआई यूनिट हो गया, इधर इधर डायमेंशन हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इस तरह है। देखिए एक और हम डायमेंशन आपको बता रहे हैं जो कि पूछा हुआ है वेग प्रवणता का। देखिए वेग प्रवणता, वेग प्रवणता ये कि इसका यूनिट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए एक बात आपको मार्क करना होगा, पूछा जाता है कि वेग प्रवणता का जो यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, और कौन सी राशि है जिसका यूनिट बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर, और दूसरी बात, प्रवणता जिसमें भी लगा हो तो आप टेक्निकली याद रखेंगे कि दूरी से डिवाइड कर दीजिएगा उसको। क्या करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे उसमें। जैसे यहाँ पर वेग है तो आपको L से डिवाइड कर दीजिए, लेंथ से। अब क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप Lt⁻⁻1/L, तो क्या होगा t⁻⁻1। आप देख सकते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेग प्रवणता का जो ऐसा यूनिट है वो किसके बराबर होता है,
तो आप फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा, ऑप्शन में आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यह है आपका सरल आवर्त गति करते हुए कण की गति का समीकरण है। अगर कोई एसएचएम कर रहा है, द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसका इक्वेशन क्या होगा, या कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे मानेंगे कि यही सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्योंकि बच्चों को ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कैसे पकड़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी अगर इक्वेशन दिया हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एक्स बराबर मान लिया जाए, एक्स बराबर ले अगर आप, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में ले सकते हैं, या ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई के भी फॉर्म में ले सकते हैं। अब यहाँ पर कैसा फंक्शन चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, d2i बाई dt स्क्वायर, इस तरह आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई। तो देखिए ये आपका, इस पर आप रख करके चेक कर लेंगे, हमेशा आना चाहिए उसको, हमेशा ये आएगा ये इस तरह। ध्यान देंगे d2i बाई dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो इस तरह का कोई भी संबंध अगर आपको मिले तो वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया है, देखिए इस तरह ये आपको माइनस को बाहर किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम है। देखिए ये आप देख सकते हैं 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। किसी भी जब इक्वेशन आपको लगे कि नहीं है एसएचएम या है, तो आप इस पर रख करके उसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऐसा रिलेशन जो आ जाएगा आपका। तो इस तरह हम लोग पकड़ सकते हैं कि एसएचएम के इक्वेशन को कैसे हम लोग प्रमाणित करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहां पर ध्यान देना एक चीज और, आपको आगे चल से पहले हम बता दें आपको कि आप यहां पर ध्यान देना है कि फंक्शन जो आप लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो एक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं और वाई के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो अगर एक्स के फॉर्म में लीजिएगा तो आप याद रखेंगे यहाँ पर d2x बाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर यही d2y के फॉर्म में लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर वाई। आप देखिए दोनों दे दिए हम। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर प्रश्न चेंज होगा तो आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलें 30 नंबर क्वेश्चन। वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सी पर चाल की 2 गुनी हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल टू द स्पीड ऑफ साउंड एट 27 डिग्री सी। अर्थात जो 27 डिग्री सी पर जो ध्वनि का भी चाल है वह किस ताप पर दुगना हो जाएगा। अर्थात 27 डिग्री सी पर अगर मान लें हम लोग भी है तो कब उसका 2v होगा। तो आप जानते हैं यहां पर कि v और t में क्या संबंध है। देखिए इस तरह आप जो है कि स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर में क्या संबंध है, देखिए आपके सामने रखा हुआ है यहां पर। और यहां से हम लोग रिलेशन बना लें v1 बाई v2 रूट अंडर t1 बाई t2। तो दुगना हो जाएगा। देखिए v है और ये क्या होगा 2v हो जाएगा। और देखिए यहां पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान देना है, ये जो बड़ा टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन होता है। क्या होता है, तो ये देखिए यहां पर 27 है तो 273 जोड़ दीजिए, यहां पर क्या होगा 300 केल्विन हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 300। तो देखिए 300 रख दिए और T2 आपको निकालना है। देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा। देखिए v से भी कैंसिल, स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 300 बाई T2 होगा। और T2 बराबर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा केल्विन। देखिए ये भी आंसर 100% सही है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है क्योंकि डिग्री सी में हमको चाहिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, फिर 273 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ये 9 में से 7 गया 2 और 9 2 11,
ये आपका 900 यहां पर ये हो गया 7, तो ये आपका आंसर हो गया 927 डिग्री सी। तो देखिए दो दो आंसर हो गया यहां पर, ध्यान दीजिए। T2 बराबर 1200 केल्विन भी सही आंसर है, T2 बराबर 927 डिग्री सी भी सही आंसर है। देखिए दो दो करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए देख लेंगे ऑप्शन में कौन है, तो ये ऑप्शन में है। देखिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि केल्विन में भी हो सकता है और सेल्सियस में भी हो सकता है, दोनों स्केल में हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, क्या ले जाता है भाई? व्हाट कैरीज वेव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो आपको ध्यान देना होता है कि जब भी आप स्ट्रिंग वगैरह की बात करेंगे, देखिए यहां पर अगर मान लिया हम लोग ये स्ट्रिंग को अगर झटका दे रहे हैं, देखिए ये पल्स होता है, आप देख सकते हैं ये क्या है, पल्स है, पल्स है। तो तरंग जो है डिस्टर्बेंस होता है, और डिस्टर्बेंस जब होगा तो क्या होगा, एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढो करके ले जाएगा। एनर्जी होता है, मोमेंटम है, उसको भी ढो करके ले जाएगा वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पल्स को कौन ढोएगा, एनर्जी होता है। देखिए इस तरह, क्योंकि इस पल्स में देखिए एनर्जी है, आप यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरह चलते जाएगा, देख रहे हैं। जैसे रिपल्स की बात करें हम लोग, जैसे पानी वगैरह में अगर आप पत्थर मारिएगा तो रिपल्स बन जाता है, छोटा छोटा देखिए गोल गोल होगा। तो ये देखिए आप इस तरह जो है कि ट्रांसमिट होता जाएगा ऑल डायरेक्शन, देखिए इस तरह, ये रिपल्स हो गया। इस तरह जो है देख सकते हैं, तो ये रिपल्स हो गया। देखिए यहां पर इस तरह देखिएगा चारों तरफ बढ़ता जाएगा वो। और ये आपको पूछा भी जाता है रिपल्स जो है कौन सा वेव होता है, तो ये ट्रांसवर्स वेव याद रखेंगे, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव कहां उत्पन्न होता है? ओनली इन सॉलिड, ओनली इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। बड़ा इंटरेस्टेड है, देख सकते हैं आप, बहुत मजेदार है ये, पूछता रहता है कि जो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है वह कहाँ कहाँ उत्पन्न होगा। तो आप बता सकते हैं, रिपल्स उसका एग्जाम्पल है, या जब स्ट्रिंग को बांध करके ऐसे करते हैं तो इस तरह देखिए चलेगा यहाँ पर, तो ये भी एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए 15, सूर्य का ताप मापा जाता है, द टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड बाई। तो ध्यान देना है यहां पर कि जो पायरोमीटर होता है उसी के द्वारा मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो पायरोमीटर कहां से कहां तक मेजर करेगा, इसको तो समझना होगा आपको। पायरोमीटर, देखिए पायरोमीटर, जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर ध्यान देना यहां पर, ये 800 डिग्री सी से ऊपर मापता है। देखिए ये आपको स्टीफन्स लॉ पर काम करता है। स्टीफन्स लॉ पर आप जानते हैं dH/dt सिग्मा 84 होता है, और सिग्मा का मान भी कोई पूछता है स्टीफन्स कांस्टेंट का, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके लोग याद रखते हैं। 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर -4। देखिए ये होता है यहां पर। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि पायरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिना कांटेक्ट में लाए ही उस बॉडी का टेम्परेचर रीड कर लेता है। ये बात बहुत मार्केबल है, और ये ऐसा कब होता है, स्टीफन्स लॉ का प्रयोग होता है, इसके कारण होता है। क्योंकि देखिए T⁴ है, तो आपके याद रखेंगे कि सूर्य का ताप का अगर कभी पूछा जाए, या कोई भी खगोलीय पिंड का अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, तो उसको किससे मेजर करेंगे? पायरोमीटर, दैट इज द आंसर। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर में। 16 करा, 1 कैलोरी ऊष्मा वह है जो 1 ग्राम पानी के ताप को, 1 कैलोरी हीट इज दैट विच टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए ध्यान देना यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कंफ्यूजन एक आपको हो जाएगा, क्योंकि कैलोरी किसे कहा जाता है। तो ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है।
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए आपको लगा कि नहीं पहला ही सही है, पहला ही देखिए आपको करेक्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर जो जब इंटरनेशनल कैलोरी की बात करनी हो तो आपको इसमें टेम्परेचर फिक्स करना होगा। देखिए यहाँ पर 14.5 डिग्री सी से 15.5 डिग्री सी, देखिए यहां के बीच में आपको गर्म करना होगा। 1 डिग्री सी तो करना ही है, लेकिन ध्यान देना है 1 डिग्री सी कहां से कहां तक, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर तो अलग होता है। तो आपको ये मानक स्टैंडर्ड कब माना जाएगा, जब आप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सी के बीच में अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसमें जो आपका कैलोरी जो हीट एनर्जी लगेगा उसी को 1 कैलोरी कहा जाता है। ऐसे इसको इंटरनेशनल कैलोरी भी कहते हैं, ये ध्यान देना होगा आपको। तो ये आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है लोग को। अगर ये 3 नंबर ऑप्शन नहीं होता तब आपका फिर क्या होता, 1 डिग्री सी बढ़ाता है। ध्यान देना है, अभी अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपका 3 नंबर सबसे बेस्ट आंसर हुआ, लेकिन अगर 3 नंबर को हम गायब कर दें तो फिर पहला वर्ग हो जाएगा। 1 डिग्री सी बढ़ाता है, क्योंकि 0 से हम लोग नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर कि 1 डिग्री सी बढ़ाता है, मैंने कोई भी टेम्परेचर हो तो वहां से अगर हम लोग 1 डिग्री सी एक्सीड करेंगे तो ये माना जाएगा कि जो हीट एनर्जी लगा वो क्या है, 1 कैलोरी है। तो ये बहुत मार्केबल क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। व्यापारिक वायु तथा मानसून निम्न के कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ कमर्शियल विंड एंड मानसून। देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कहिए तो हम लोग का हीट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जैसे जो कन्वेक्शन होता है उसी के कारण ये ना होगा मानसून। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको इस तरह बना के दिखाते हैं। देखिए ये लैंड है ये, और ये आपका यहाँ पर ये ओशियन है। देखिए यहाँ पर तो होता क्या है, जब बहुत गर्मी पड़ेगी, देखिए यहाँ से डायरेक्ट जो है कि आपका जो है कि वेपर बन रहा है। देखिए यहाँ पर, और ये जब प्रेशर लो होता है, प्रेशर जब लो होगा तो क्या होगा, ये चलना शुरू करेगा, यही मानसून बनता है। देखिए यही मानसून आती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये इस तरह मानसून का देखिए यहाँ पर, और इससे क्या होगा, रेनफॉल होता है। यहाँ पर रेनफॉल होता है, फिर बारिश होती है। तो ये रिपीटेशन है, ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो जब भी अगर रेन की बात करेंगे तो ये इसका संबंध किससे है, आपका कन्वेक्शन से है। तो व्यापारिक जो वायु होती है या मानसून जो है, इसका कारण क्या है, काउज क्या है, कन्वेक्शन है ये। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। रुद्धोष प्रक्रिया में नियत हो रहता है। व्हाट इज द कंजर्व इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस जैसे मान लिया जाए, यहां पर समझना होगा एडियाबेटिक प्रोसेस कब होगा। जैसे मान लिया जाए कोई सिस्टम अगर हम ले लें, तो ध्यान देना यहां पर कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो इधर से इधर जाएगा, नो हीट एक्सचेंज होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो डेल एच जो है कि 0 होना चाहिए, या डेल एच माने या डेल क्यू, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो डी एच या डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू। देखिए कोई भी पहले लिख सकते हैं, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आप देख सकते हैं ये 0 हो जाता है। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, और जो ऊष्मा की मात्रा होगा वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। वहां पर नो हीट एक्सचेंज, अर्थात चेंज इन हीट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को लेंगे। देखिए यहाँ पर, तो इसके बारे में और जानकारी अगर आप चाहते हैं, ये फास्ट प्रोसेस है। अगर इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो बर्स्टिंग ऑफ टायर का फटना इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि फास्ट प्रोसेस है तो आप देख सकते हैं बर्स्टिंग ऑफ टायर
अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आकर के देख सकते हैं कि क्या होता है यहाँ पर एक और बात आप समझ सकते हैं कि du क्या होता है, माइनस dw होता है। अर्थात पूछ सकता है कि वैसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी निगेटिव होती है, तो आपको बताना होगा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो इस तरह हम लोग तमाम जो है इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज जीरो एट। तो सबसे पहले तो उसका फार्मूला आप देखिए क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी को E के द्वारा डिनोट किया जाता है, 3/2 kT होता है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन है। तो इसको देखिए जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो होगा तब ना ये काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। यही है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब T जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, T बराबर 0 केल्विन। अब देखिए कोई आंसर नहीं है, कैसे होगा। तो ध्यान देना आपको, 0 केल्विन है तो T बराबर 0 केल्विन, इसके इक्विवेलेंट कितना होता है, -273.15 डिग्री C होता है। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पूरे एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अप्रॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, -273 डिग्री C, दैट इज द आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग जो है इसको चूज कर सकते हैं। हमने एग्जैक्ट लिख दिया है आपको कि अगर ऐसा भी सॉल्यूशन रहेगा तो आपको ध्यान देना है, 0 केल्विन भी रहता तो यहाँ पर एक चीज और हम ऑप्शन में दे सकते थे, 0 केल्विन। ऐसा भी प्रश्न मिलेगा आपको कि इसको हटा करके 0 केल्विन रख दिया जाए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 20। कराए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं। यदि दोनों दर्पणों के बीच एक वस्तु रख दी जाती है तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ मिरर्स देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी। देखिए ध्यान से, यहां पर इसका फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग n ले, यहां पर इसका एक फार्मूला देखिए आप, n 360/θ। ये कब होगा, इफ माने यदि 360/θ इज ओड। ये फार्मूला आपका कब लगेगा, 360/θ ही आंसर होगा। कब, जब 360/θ क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम। और n बराबर 360/θ -1 इफ 360/θ इज इवन। इवन का मतलब सम। तो देखिए अब हम लोग रफ करना चालू करेंगे। देखिए यहां पर 90 डिग्री है तो 360 में 90 से भाग लगाइए, कितना आएगा, 4। क्या होगा, ये सम है, ये इवन है। ये तो जब इवन आता है तो क्या होता है, जब यहां ध्यान दीजिए, उल्टा चलिए, यहां पर जब इवन होगा तो क्या होगा, एक घटा देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 4 - 1 = 3, दैट इज द आंसर। देखिए तो कभी भी आप एकदम ऐसे चलना होगा। देखिए यहाँ पर पहले आप रफ में डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके सबसे पहले ये तय कीजिए कि ओड है या इवन है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि ओड है या इवन है तो फिर आप आराम से जो फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे। तो अगर ओड आता तब तो वही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अगर इवन आ रहा है तो ये क्या होगा, आपको घटाना पड़ेगा और वही जो है आंसर होगा। तो तमाम इस तरह का जो भी प्रश्न अगर पूछा जाए एंगल वाला तो आप आराम से बना सकते हैं। इसमें देखिए एक और एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए इस तरह का भी प्रश्न आता है, जैसे मान लिया आप सैलून में 2 पैरेलल मिरर है। देखिए यहाँ पर 2 पैरेलल मिरर समानांतर जो है रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे आप दाढ़ी वगैरह बनाने जाते होंगे, यहां पर कहेगा कि 2 प्लेन मिरर जो है वो पैरेलल रखा हुआ है यहां पर, तो कहेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। तो n बराबर क्या होगा, 360/θ। आप जानते हैं कि समानांतर पैरेलल रेखाओं के बीच में, लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। तो 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी दाढ़ी वगैरह बनाते होंगे
तो आपके पीछे दो इस तरह मिरर है तो आपका अनंत जो है इमेज दिखाई पड़ता होगा। इसके पीछे यही देखिए रीजन होता है। तो जब भी अगर नंबर ऑफ इमेजेस का अगर प्रश्न आएगा तो आप फिर से एक बार सुन लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड कर लेंगे 360/थीटा और चेक करेंगे ओड है या इवन है। अगर ओड रहेगा तब तो वही आंसर हो जाएगा, इवन रहेगा तो एक घटा देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन का मान होता है द वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज। देखिए ध्यान से यहां पर क्या पूछा जा रहा है, रेखीय। तो देखिए यहां पर अगर मान लिए मिरर है, यहां पर प्लेन मिरर रखा हुआ है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या खुद आप जो है व्यक्ति को खड़ा करके देख सकते हैं, तो ये मिरर है। देखिए यहां पर ये मिरर है, प्लेन मिरर, तो x दूरी पर ये खड़ा है, इसका इमेज भी x दूरी पर ही बनता है। तो आप देख सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, या हाइट के फॉर्म में आप आ सकते हैं। देखिए यहां पर हाइट भी देखिए सेम होता है यहां पर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय जो आवर्धन होगा हमेशा एक होता है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर हमें ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमेशा याद रखेंगे क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन करा है कि अल्फा कण होता है। तो अल्फा के बारे में आपको समझना होगा कि ये क्या है, ये हीलियम पार्टिकल होता है। देखिए यहां पर अल्फा को डायरेक्ट ये समझना होगा He24। तो देखिए पहला दिया प्रोटॉन गलत है, ये आयनित हीलियम परमाणु, ये देखिए आपका आयनाइज्ड हीलियम एटम। और इसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो इसका क्या होता है, अगर हीलियम हम लोग ले रहे हैं तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होगा XZA। तो यहां पर लिख सकते हैं आप हीलियम 24। अगर परमाणु संख्या की बात की जाए तो 2 होता है, मास नंबर की बात किया जाए तो 4 होता है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो क्या होगा, 4 - 2 = 2। तो जब भी अगर इस तरह अगर बीटा के बारे में आपको पूछ दे तो ये डायरेक्ट आपको मारना है कि इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए एकदम डायरेक्ट करेंगे हम लोग। और गामा क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको याद रखना है कि अल्फा डायरेक्ट क्या है, हीलियम पार्टिकल है, एकदम समझना है। बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और गामा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर 23, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम है द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो आपको पता होगा कि गैल्वेनोमीटर, देखिए यहां पर ध्यान से, गैल्वेनोमीटर से क्या क्या बनता है, इसी को कहते हैं धारामापी बनता। और धारामापी से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, आमीटर बनाते हैं, आमीटर। और एक बनता है वोल्टमीटर बनता है। और वोल्टमीटर क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पीडी मेजर करता है। इसको बनाने का तरीका भी देखिए, कभी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ जो है सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, इसमें, और इसको मिला करके ही ये बनता है वोल्टमीटर। और देखिए ध्यान देना है यहां पर कि जब वोल्टमीटर बनाया जाता है तो हाई रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो सर्किट में हमेशा पैरेलल में रहता है। ये ध्यान देना होगा। वोल्टमीटर जो है क्या होगा, पैरेलल इन सर्किट में होता है। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर को बनाते समय हाई रेजिस्टेंस, जब भी गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग क्या पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वो कैसा होता है, लो होता है या हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, देन दिस रिजल्टिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज voltmeter, and it is used to measure the potential difference between 2 points, and it also connected in parallel with circuit always। हमेशा जो है
सर्किट के साथ क्या होगा, ये पैरेलल में जोड़ा जाएगा। अब थोड़ा सा हम अगर बात करें तो अमीटर के बारे में भी बात कर ले हम लोग, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखिए तो यहां तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए वोल्ट मीटर हो गया, यहां पर अमीटर देखिए क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इसका बात कर ले हम लोग, चूंकि आ गया तो आपको चूंकि कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। तो अमीटर देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए गैल्वेनोमीटर है यहां पर, और इसके साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। देखिए ध्यान से, यहां पर लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, इसको शंट कहते हैं। पूछता है कि शंट क्या होता है, तो समझना होगा शंट बड़ा मार्केबल चीज है कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जो जोड़ा जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ये लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस होता है। और ध्यान देना है कि आपका अमीटर जो बन गया यहां पर, जो अमीटर पूरा बना, वो हमेशा जो है सीरीज में कनेक्ट होगा विथ अ सर्किट। ये ऑलवेज आपको याद रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां पर 24, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कुल आवेश होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज n, देन टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन विल बी। देखिए ध्यान से यहां पर, तो यहां पर क्या निकालना है आपको। देखिए यहां पर Q इक्वल टू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q बराबर NE। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो n का निकालना, n क्या हो सकता है, यहां से Q बाई हो सकता है। देखिए यहां पर रिलेशन, तो टोटल कितना हो जाएगा चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा। देखिए यहां पर तो थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कहा जाए कि टोटल n अगर इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना उस पर रहेगा, Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहां पर देखिए Q इक्वल टू NE होता है, ये फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल, और ये हो जाएगा टोटल चार्ज आपका। तो ये ध्यान से देख सकते हैं आप यहां पर। अब देखिए यहां पर 25 नंबर क्वेश्चन, किसी चुंबक को गर्म करने पर ऑन हीटिंग ऑफ अ मैग्नेट इट्स, क्या होता है उसमें। अगर किसी चुंबक को आप गर्म कीजिएगा या पीटना शुरू कीजिएगा तो क्या होगा, उसका जो डोमेन अरेंजमेंट होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, उसका पोल स्टे, तो यहां पर क्या होगा, इसका ये चुंबकत्व तो निर्बल हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहां पर ये क्या होगा, मैग्नेटिज्म जो उसका होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान देना है यहां पर कि अगर आप इसको पीटते हैं या जो है गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, धारणशीलता कम हो जाएगा। धारणशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी धारणशीलता कम हो जाएगा। रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। ध्यान देना। और इस तरह जो है उसकी क्या होगा, चुंबकत्व का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हम लोग जो है 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आप इंग्लिश, अब इंग्लिश का देखिए क्वेश्चन।
गुड आफ्टरनून। इंग्लिश का डिस्कशन देख लेते हैं। आज पेपर 3 का होगा और प्रीवियस 2 पेपर्स के तरह ही इसमें कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वर्ड मीनिंग रहेगा, ऑब्वियसली एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, नरेशन। कुछ डिफरेंट होगा, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट इतना होगा कि आप 8-10 वर्ड मीनिंग नया जरूर सीख जाइएगा। तो कम से कम 10 वर्ड मीनिंग के लिए जुड़े रहिए सेशन में। और कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से लाइन को ब्रेक करना चाहिए, कहाँ तक लेके चलना चाहिए लीड को, कहाँ से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। अगर ध्यान से आप देखिएगा हमारे एक्सप्लेनेशन को तो आपको समझ में आएगा कि एक ही दफ़ा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद सारे सवाल का उत्तर कैसे दे सकते हैं। बार बार कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंटोनिम सिनोनिम कैसे फॉर्म करें रूट वर्ड को निकाल के, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं भी आ रहा है तो भी। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है द ग्रोइंग स्ट्रेस इन आवर लाइव्स, मतलब हमारे जीवन में जो बढ़ता हुआ स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब इनडायरेक्टली इसको आप टेंशन कह सकते हैं। तनाव जो दिमाग का होता है तो उसको हम लोग अपनी भाषा में टेंशन भी बोलते हैं। तो बढ़ता हुआ टेंशन जो है हम लोग के जीवन में वो क्या कर रहा है? इज रिसीविंग, प्राप्त कर रहा है। क्या चीज़? इंक्रीजिंग अटेंशन, बढ़ता हुआ अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किधर से? फ्रॉम पीपल, लोगों से। पूरा स्टेटमेंट को एक साथ कनेक्ट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा कि हमारे जीवन में जो बढ़ता हुआ तनाव है, बढ़ता हुआ टेंशन है, बढ़ता हुआ स्ट्रेस है, उससे आज के दिन में लोगों का ध्यान हमारे तरफ आ रहा है। कि आखिर क्या हो गया है भाई कि इतने तनाव में चल रहे हो, इतना टेंशन में चल रहे हो। लोग देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ये अच्छा भला था, अचानक से इतना टेंस्ड क्यों हो गया, क्या समस्या हो गई इसको। In America, they are now worried about burnout cases. Burnout cases एक फ्रेज के तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है कि जो कम्प्लीटली डिस्ट्रेस्ड हो चुके हैं, जो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको रिवाइव करना, वापस से अच्छा वाला स्टेट में लाना, अच्छा स्टेट, गुड स्टेट ऑफ माइंड में लाना मुश्किल हो जा रहा है। वो वाला केस के बारे में वो ज़्यादा चिंतित है। मतलब क्या है कि वहाँ पे आज के डेट में ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि हम लोग तनाव लेना शुरू किए हैं, हमारे पास टेंशन बढ़ रहा है, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अमेरिका में ये धंधा पहले से चालू है। उसके चलते क्या हो गया कि तनाव तो कुछ लोग में बढ़ ही रहा है, कुछ लोग तनाव के चलते पूरा ख़त्म भी हो चुके हैं। द इकोनॉमिक मेल्टडाउन इज एडिंग फ्यूल, और टू ऐड फ्यूल मने, फ्यूल मने क्या होता है? ईंधन, जिससे गाड़ी चलता है, आग लगाने का काम करता है। आग लगाने का काम कौन कर रहा है? इकोनॉमिक मेल्टडाउन। जो आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है दुनिया का, खास करके अमेरिका का ये चर्चा कर रहा है कि आर्थिक परिस्थिति जो खराब हो रही है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। मतलब पहले से तो बहुत सारा टेंशन लेके लोग जी ही रहा है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो ही चुका है। प्लस में वहाँ का इकोनॉमिकल स्लोडाउन, फाइनेंशियल स्लोडाउन जो आया है, शेयर मार्केट जो वहाँ का ख़त्म हो चुका है, पैसे की वहाँ क्राइसिस आ गई है, उसके चलते वहाँ के लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, है ना। एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में घी झोंकना। The Japanese are concerned about the rapidly mounting number of suicides. अमेरिका किसका चिंता कर रहा है? बर्न आउट केसेस का। मतलब जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। डिस्ट्रॉय कहने का मतलब क्या हुआ कि कम्प्लीटली अनस्टेबल फेज में चले गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें। और जापान का क्या चिंता है? तो जापानीज आर कंसर्न्ड अबाउट द रैपिडली माउंटिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स। वहां पे तेजी से, माउंट माने क्या होता है? माउंट माने होता है ढेर, मतलब इतना संख्या में वहां सुसाइड हो रहा है जापान में कि आप गिन नहीं सकते हो। काउंटेबल रहता तो माउंटिंग नहीं कहता है। इतना ज़्यादा हो रहा है कि समझो कि वहाँ ढेर लग रहा है लाश का। हर दिन 2000-4000 लोग सुसाइड कर रहे हैं इस रेट में।
तो माउंटिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स इन देयर टेक्नोलॉजिकल हेवन। दो तरह से टेक्नोलॉजिकल हेवन को समझिए। जापान को टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है, जापान टेक्निकली बहुत डेवलप्ड कंट्री है। तो पूरे जापान में जो सुसाइड का काम चल रहा है करने का क्या मतलब हुआ कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर जो सुसाइड कर ले रहे हैं, काम क्या चलेगा इसका। या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, जो प्रोग्रामर है, जो कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो खास करके वहां उन क्षेत्र में क्या देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहा है। अब भारत की बात कर रहा है, इन इंडिया टू, भारत में भी डी स्ट्रेसिंग प्रोग्रामर्स, डी प्रोग्रामर्स नहीं प्रोग्राम्स, ठीक है ना, डी स्ट्रेसिंग प्रोग्राम्स। भारत के बारे में क्या कर रहा है कि भारत में भी डी स्ट्रेस माने स्ट्रेस को हटाने का प्रोग्राम, अलग अलग तरह का जगह बनाया गया है पहाड़ों में और अलग जगहों पे, वैसे जगहों में जहाँ पे जाके लोग योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, किस लिए कि हमारे दिमाग में जो तनाव है, टेंशन है, प्रेशर है, वो रिलीज हो जाए। उस सारे प्रोग्राम को कहते हैं डी स्ट्रेसिंग प्रोग्राम। बहुत सारा लोग रिसोर्ट वगैरह बनाया हुआ रहता है जहाँ पे फैसिलिटी लेके जाता है, योगा टीचर को लेके जाता है और कहता है कि 7 दिन का पैकेज है, 50,000 1 लाख का, आइए हम सर दबाएंगे, आपको वादियाँ दिखाएंगे, किस्से कहानियाँ सुनाएंगे, तब आपका जो है मेंटल स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा, आप रिलैक्स्ड फील कीजिएगा। ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है। आर द न्यू ऑर्डर ऑफ द डे, आज के दिन का नया फैशन बन गया है, नया काम बन गया। मोर पीपल आर अटेंडिंग मेडिटेशन क्लासेस, बहुत सारे लोग मेडिटेशन माने ध्यान करने वाला क्लास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सोच लो, बुलाया जा रहा है, भाड़ा लेके, रेंट लेके, पैसा लेके, फीस लेके कि आइए अब मेडिटेशन का क्लास कीजिए। अंडरगोइंग योगा थेरेपी, और क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन क्लास तो ले ही रहे हैं, योगा का थेरेपी भी ले रहे हैं। एंड पार्टिसिपेटिंग इन अदर सिमिलर प्रोग्राम्स टू प्लम्ब द डेप्थ्स ऑफ देयर इनरमोस्ट बीइंग। क्या करने के लिए ऐसा ऐसा प्रोग्राम ले रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम से क्यों जुड़ रहे हैं कि उनके अंदर का जो टेंशन है, जो आत्मा है, जो टेंशन में चल रहा है, उसके अंदर का आत्मा, वो सारा का सारा क्या हो जाए, टू प्लम, खत्म हो जाए, शांति में आ जाए, आसान हो जाए। एंड सीक द पीस देयर इन, और टेंशन खत्म होकर उसके आत्मा के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, वो शांति प्राप्त कर ले। बट व्हाट इज द काउज ऑफ दिस टेंशन, लेकिन ये टेंशन का कारण क्या है, इन द माइंड, कहाँ पे, दिमाग में। तो दिमाग में जो टेंशन हो रहा है उसका कारण है क्या आखिर, दिस स्ट्रेस इज आवर लाइफ, यही स्ट्रेस, यही तनाव, यही चिंता हमारा जीवन है। तो फिजिक्स एक जवाब देता है, फिजिक्स टेल्स अस दैट देयर कैन बी टेंशन और स्ट्रेस इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु में टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। कब, फिजिक्स का नियम बता रहा है कि स्ट्रेस हो सकता है कब, ओनली इफ मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन इट, सिर्फ और सिर्फ तभी जब इस पे एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहा हो, तभी इसमें टेंशन या तनाव आ सकता है, ऐसा फिजिक्स कहता है। द ऑब्जेक्ट विल मूव, सॉरी ऊपर, इफ देयर इज ओनली अ सिंगल फोर्स, अगर एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु पे, बहुत सारा नहीं, बस एक फोर्स काम कर रहा है, तो क्या होगा, इट विल नॉट कॉज एनी टेंशन, तब कोई टेंशन नहीं होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, तो जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही वस्तु बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ये हाथ है, कोई इधर से खींचे, कोई इधर से खींचे, तो इसमें तनाव पैदा होगा, ये यहाँ से उखड़ जाएगा अपने जगह से। वही कह रहा है कि फिजिक्स बताता है हम लोगों को कि किसी भी वस्तु में टेंशन, प्रेशर तभी पैदा होता है जब मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस, एक ही साथ बहुत सारा फोर्स काम करने लगता है उसके ऊपर, तब टेंशन पैदा होता है। अगर एक ही फोर्स रहे तो कोई ऐसा टेंशन नहीं होता है। और क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जो ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, वो जिस तरफ फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। बट द ऑब्जेक्ट से अ स्ट्रिंग कह रहा है, लेकिन अगर कोई वस्तु है, उदाहरण के लिए कह रहा है कि मान लो कि एक धागा है, विल एक्सपीरियंस टेंशन एंड स्ट्रेस,
धागे में क्या होगा, टेंशन और स्ट्रेस पैदा हो जाएगी। कब? When more forces tug at it from different directions, बहुत सारा फोर्स इस पे लग जाए, कोई इधर से खींच रहा है, 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 तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेस या टेंशन पैदा हो जाएगा। इतनी स्टोरी है। क्या कर रहा है नट सेल में, अगर हम जान लें एक बार में तो, कि अमेरिका में क्या है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और नॉर्मली पूरे दुनिया में दिनों दिन टेंशन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है योगा का, मेडिटेशन का, कि आइए अपना तनाव दूर कीजिए। जापान में तो सुसाइड बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। अब कह रहा है कि होता क्यों है टेंशन, क्या यही टेंशन ही हमारा जीवन है? तो फिजिक्स का एक नियम से समझाया कि टेंशन क्या होता है। होता क्या है कि टेंशन जब एक ही चीज़ पे बहुत सारा फोर्स अलग अलग दिशा से काम करने लगता है, मतलब जब आपके दिमाग में अलग अलग बातों का 20 प्रेशर आ जाएगा, तब टेंशन पैदा होगा। एक ही प्रेशर रहेगा कि पढ़ना है और रिजल्ट ले लेना है, पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ से होगा, खाना कहाँ से आएगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा। बस एक टेंशन आपका है कि पढ़ के नौकरी ले लेना है, तो आप दिन रात पढ़ते रहेंगे। अब कोई ऐसा भी होता है, वस्तु स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती, तो होता है कि उसको खुद ही कमाना पड़ रहा है, खुद ही पढ़ना पड़ रहा है, खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो उसके पास तो 25 तरह का टेंशन है, तो उसका दिमाग में ज़्यादा टेंशन पैदा होगा। वही ये समझाना चाह रहा है। अब सवाल इससे क्या पूछ रहा है देख लो। सवाल पूछ रहा है योगा एंड मेडिटेशन आर द वेज ऑफ, तो पहले ही लाइन में क्या लिखा हुआ था, डी स्ट्रेसिंग। क्या करने के लिए योगा और मेडिटेशन में जा रहा है, कि डी स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है ना। डी स्ट्रेस करने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस हटाने के लिए। देखो पहला ही एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ पे लाते हैं फिर से, तो क्या लिखा हुआ है देखो, जहाँ मैं मार्क आउट कर रहा हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डी स्ट्रेसिंग प्रोग्राम्स आर द न्यू ऑर्डर ऑफ द डे, और उसमें क्या है, पीपुल आर अटेंडिंग मेडिटेशन क्लासेस अंडरगोइंग योगा थेरेपी। किस लिए, डी स्ट्रेस होने के लिए लिखा हुआ है ना, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 डी स्ट्रेसिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज ये योगा डू, योगा से क्या होता है, तो लिखा हुआ है ना कि अंदर का जो टेंशन है वो सब खत्म हो जाता है और उसको शांति मिलती है। तो लिखा हुआ है ना, पीपुल गो टू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सोल एंड गेट सोलेस। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, देखो स्टेटमेंट फिर से दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन करता है इधर, कि यहां से पढ़ो, जो अंडरलाइन किया हुआ है, क्या करता है कि अंडरगोइंग योगा थेरेपी एंड पार्टिसिपेटिंग इन अदर सिमिलर प्रोग्राम्स। किस लिए, योगा थेरेपी और मेडिटेशन सब कर रहा है, किस लिए, टू प्लम्ब द डेप्थ्स ऑफ देयर इनर मोस्ट बीइंग एंड सीक द पीस। पीस माने शांति, और सोलेस मतलब भी शांति ही होता है, आत्मा की शांति को कहते हैं सोलेस, ठीक है ना, जिसमें कोई टेंशन नहीं रहा। तो क्या होगा, दूसरा सवाल क्या पूछ रहा था, दूसरा सवाल पूछ रहा था व्हाट डज योगा डू, योगा क्या करता है, तो योगा क्या करता है कि आपको अंतरात्मा तक लेके जाता है और आपको आपके आत्मा की शांति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीसरा सवाल पूछता है इकोनॉमिक मेल्ट डाउन इन अमेरिका हैज क्रिएटेड। अमेरिका में क्या बताए थे कि और पूरा दिमाग खराब हो गया है आदमी का, दिनों दिन और प्रेशर बढ़ते जा रहा है, सब पगला गया है कि अब क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, बताए थे ना बताते समय। तो ये क्या क्रिएट किया है, लेस स्ट्रेस, कम तनाव पैदा किया है, गलत बात, प्लीजर आनंद पैदा किया है, नहीं क्या है, मोर स्ट्रेस, और ज़्यादा तनाव पैदा हो गया अमेरिका में, जो बर्न आउट वाला केस बताए थे। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चौथा क्या पूछ रहा है, चौथा पूछता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेंशन इन पीपल इज, बताया था ना कि टेंशन क्यों हो रहा है लोगों में, टेंशन क्या हो रहा है, तो पहला ही स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग टेंशन, क्या हो रहा है, लोगों में टेंशन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
5वां सवाल देखते हैं। 5वां कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फिजिक्स टेंशन इज द काउज ऑफ। टेंशन किस चीज़ के चलते होता है? बताए थे कि किसी भी चीज़ पे बहुत सारा फोर्स अलग अलग दिशा से काम करने लगे तो टेंशन स्ट्रेस पैदा होता है, तो है ना, मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट लिया हुआ है, कहीं से कोई टंग ट्विस्टर नहीं लगाया है, कहीं से कोई लॉजिक खींच के रेफरेंस नहीं लगाया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया, कॉम्प्रिहेंशन से डाला हुआ सवाल है। छठा क्या है? छठा सवाल पूछ रहा है एंटोनिम ऑफ इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब क्या होता है? इंसोलेंट माने होता है बदमाश। बदमाश का उल्टा क्या होगा? बढ़िया, विनम्र, आज्ञाकारी, ओबीडिएंट, है ना, डिसिप्लिन्ड, यही सब होगा। तो इसका क्या होगा? रूड मतलब क्या होता है? रूड मतलब भी होता है बदमाश, जो बढ़िया से बोलता नहीं हो, बढ़िया व्यवहार नहीं करता हो, उसी को रूड बोलते हैं, रफ वे में जो काम करता है। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, तो बदमाश, जिद्दी, और इधर इंसोलेंट भी बदमाश ही होता है। और पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्र। और रस्टिक मतलब भी क्या होता है? जिद्दी, है ना। रस्ट किसको कहते हैं? रस्ट बोलते हैं जंग को। जंग लग जाता है दाग को, तो दाग जल्दी छूटता नहीं है, उसी से बना है रस्टिक। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? इसका उल्टा हो जाएगा पोलाइट। ऑप्शन नंबर 3। फिर लिखा हुआ है पजल। पजल का सिनोनिम क्या होगा? तो पजल मतलब क्या होता है? पजल उस सवाल को कहते हैं जो आपको उलझाए हुए रहता है, क्लियर नहीं रहता है। ए से बी गया, बी से सी गया, पता नहीं चलता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो पजल मतलब होता है उलझन, 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 ठीक है ना। अब उलझन का क्या पूछ रहा है? सिनोनिम। परप्लेक्स्ड मतलब भी क्या होता है? उलझा हुआ। नॉट स्ट्रेट, जो सीधा नहीं हो, घुमावदार हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, कंसील्ड हो, क्लियर नहीं हो, वेग हो, उसको क्या कहते हैं? परप्लेक्स्ड। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मतलब होता है ओपेकनेस, अनक्लैरिटी। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? किसी का आंसर। और रिफाइन मतलब क्या होता है? रिफाइन चीज किसको कहते हैं? रिफाइंड कहते हैं कि जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, जिसमें किसी भी तरह का मिलावट, किसी भी तरह का बीमारी, किसी भी तरह का छुपावट नहीं हो, उसको कहते हैं रिफाइंड। तो पजल मने होता है उलझा हुआ, और रिफाइंड मने हो गया सुलझा हुआ, एकदम से क्लियर। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिफाइन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन माने क्या होता है? उत्तर, ठीक है। और पजल मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। तो उलझा हुआ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? उलझा का उलझा, परप्लेक्स। ऑप्शन नंबर 1। फिर पूछ रहा है OWS। OWS किसके लिए है? अ पर्सन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस। वह आदमी जो अपना हाव भाव, लुक पे कभी शर्ट देखेगा, कभी पैंट देखेगा, कभी बेल्ट टाइट करेगा, कभी बाल सीधा करेगा, मतलब उसको दिन रात लगते रहता है कि हम ही आमिर खान हैं। तो वैसा आदमी को क्या कहते हैं? वैसा आदमी को कहते हैं डैंडी। लेडी तो औरत को कहते हैं, सब लोग जानते हो। नैन्सी किसको कहते हैं? नैन्सी कहते हैं वैसी औरत को जो हमेशा श्रृंगार के ऊपर ध्यान देती है। सॉरी। इन्फर्नो किसको कहते हैं? इन्फर्नो कहते हैं जहन्नुम को, हेल, ठीक है ना। तो जहन्नुम नहीं होगा, ये औरत हमेशा जो श्रृंगार पर ध्यान देती है वो नहीं होगा। ये पर्सन लिखा हुआ है। पर्सन जनरली मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, आदमी के लिए। तो डैंडी मने ध्यान में रखना इसका कोड वर्ड, कि हमारे डैडी अपनी सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं। तो वैसा आदमी जो अपना सुंदरता पर, कपड़ा पर, बाल वगैरह पर, शैम्पू पर बहुत ध्यान देता है, उसको डैडी मने डैंडी बोलते हैं। 9th, मिस स्पेल्ट कौन सा है? देखो, डिजायरेबल का स्पेलिंग बोलो कैसे होता है? डिजायर, DESIRE, और एबल होता है ABLE।
अब ए इसका काट लिया है, यही मिस स्पेल्ट हो जाएगा। फ्रेंचाइज, स्टेटमेंट और सेक्रेटरी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 लगा, बहुत ही आसान था ये। 10th क्या होगा? रेड टेप। पिछले क्लास में बताए थे एक वर्ड, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। अगर आप ज्वाइन किए थे उस सेशन को और अगर आपको ये वर्ड याद होगा तो एक फ्रेज होता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही मतलब क्या हुआ कि जनरली जो ऑफिसर लोग होते हैं पहले, अभी तो ऐसा कुछ मैंडेटरी है नहीं या शायद होगा, तो जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, तो वो लाल रंग का टाई लगा के चलते हैं जनरली, है ना। तो उसी को लाल फीता बोला। लाल फीता शाही मने लाल फीता बालों का जो मनमानी चलता है उसको बोलते हैं लाल फीता शाही, है ना। तो लाल फीता वाला आदमी क्या मनमानी करता है? इधर देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, यूजलेस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। बिना मतलब का जो बाबागिरी दिखाने वाला ऑफिसर होता है तो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा रंगदारी बाबागिरी चल रहा है, लोकल बोलचाल की भाषा में। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड टेपिज्म और शुद्ध हिंदी में एक कहावत है लाल फीता शाही होगा। रेड टेप मीन्स यूजलेस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11th कह रहा है ही इज टू प्राउड टू बेग, रिमूव टू कह रहा है ना। तो टू रिलीज होता है तो क्या लिख देते हैं टू के बदले सो, और उसके बाद क्या लिखते हैं दैट, और उसके बाद इधर वाले सब्जेक्ट में नॉट लगा के और सेम वर्ब लिखते हैं ना, तो सो दैट हो जाता है ही, और कैन नॉट लगाते हैं कैन नॉट बेग, है ना। अब इधर क्या हो जाएगा, ही और इज जैसा वैसा लिख दिए तो क्या बन गया, ही इज सो, और प्राउड को तो प्राउड ही लिखेंगे यहाँ पे, तो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग। ऑप्शन नंबर 2। 12th क्या होता है, मतलब है क्या 12th? इन्फॉर्म द पुलिस, पैसिव वॉइस कह रहा है, इन्फॉर्म द पुलिस कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? पिछले क्लास में भी बताए थे कि स्टेटमेंट इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव में क्या होता है। ऑप्टेटिव में रहता है विश ब्लेस कर्स वाला, कि भगवान करे तुम 100 साल जिंदा रहो, भगवान करे तुम आज ही मर जाओ, भगवान करे तुम एग्जाम पास कर जाओ, भगवान करे तुम्हारे घर में बिजली गिर जाए। तो ये सब भगवान से जो आप किसी के लिए अच्छा या बुरा मनाते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ठीक है ना। इसको कहते हैं इच्छा सूचक, हिंदी में इच्छा सूचक, जो आपके इच्छा, आपके अंदर के मन की बात को बताता है। और एक होता है इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव को कहते हैं आज्ञा सूचक, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि इसमें आज्ञा हो, लेकिन आज्ञा का बोध होता है। तो जहाँ पे पता नहीं चल रहा होता है उसको किसी भी सेक्शन में रख सकते हैं। इम्पेरेटिव का 5 सेक्शन में कौन कौन सा होता है? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। कौन कौन सा होता है? रिकॉर्ड कर लेना, सुन लेना, नहीं तो कॉपी निकाल के लिख लो। इम्पेरेटिव सेंटेंस 5 नेचर का होता है। कौन कौन सा? जिसमें कमांड पता चलता हो, जिसमें ऑर्डर पता चलता हो, जिसमें एडवाइस पता चलता हो, जिसमें रिक्वेस्ट पता चलता हो, जिसमें सजेशन पता चलता हो। तो क्या है, जिसमें कुछ नहीं पता चलता हो उसमें 5 लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि 5 में लगाया कौन है। तो जो कमांड वाला होता है ना उसका पैसिव वॉइस बनता है लेट लगा के, और कमांड के बाद ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन सब में लग जाता है UR, और UR के बाद ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस है तो एडवाइस टू, और सजेशन है तो सजेस्टेड टू। UR, एडवाइस टू, ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, सजेस्टेड टू। तो इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली एक ऑप्शन हमको लेट वाला मिला हुआ है। आंख मूंद के इसको मारो, इसके अलावा और कोई सही हो ही नहीं सकता। 12th के बाद 13th क्या कह रहा है? 13th कहता है ही सेड गॉड इज ऑलमाइटी। नरेशन चेंज करने के लिए कह रहा है ना। गॉड इज ऑलमाइटी किस में आएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में। और यूनिवर्सल ट्रूथ का गुरु टेंस चेंज नहीं होता है।
टेंस चेंज नहीं होने का मतलब क्या हुआ, ही सेड के बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, वहाँ पे दैट लिखो और दैट के बाद जैसा स्टेटमेंट है वैसा लिख दो। कौन सा लिखा हुआ है, ही सेड दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कहाँ लिखा हुआ है, he said that God is almighty. Option number 1 is the correct option for this question. 14th क्या कह रहा है, 14th कहता है he said to me are you happy, नरेशन पूछ रहा है आर यू हैप्पी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ ना, इधर साइन भी देख लो कौन सा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, दो तरह का, एक WH से शुरू होने वाला, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। जब WH से शुरू होने वाला होता है तो उसमें इन्वर्टेड कोमा रिलीज करते हैं तो कुछ नहीं लगाते हैं, WH ही रहने देते हैं वहाँ पे। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कोमा को रिलीज करते हैं तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, WHETHER, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव बन जाता है। अफर्मेटिव बनने का मतलब क्या हुआ, इंटरोगेटिव शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अफर्मेटिव होता है पहले सब्जेक्ट तब हेल्पिंग वर्ब। टेंस चेंज कैसे होता है, तो ये जैसा प्रेजेंट में वैसा ही पास्ट में, माने ये अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में, यहाँ इज MR लगा हुआ है तो बाजवेयर में चला जाएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ही सेड टू बदल जाता है किस में, ASKED आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी किस में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होगा दोस्त, इफ या वेदर, किस में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, वो नहीं होगा, इधर इफ है इधर वेदर है, दोनों हो सकता है, इफ भी हो सकता है और वेदर भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यू है ना, अब यू क्या बन रहा है, यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना यू, यहाँ ये जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ही, वेदर रहने के बावजूद ही है तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15th क्या होगा, कह रहा है राजीव कैन विन द प्राइज, इसका क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। राजीव हो गया सर सब्जेक्ट, अब प्राइज हो गया सर ऑब्जेक्ट, और विन हो गया मेन वर्ब, है ना। अब मोडाल्स वाले में क्या होता है, जो भी मोडाल्स हैं उनमें B+V3 लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैन है तो कैन प्लस V3, वी क्या है विन, विन का V3 क्या होगा वॉन, तो हो जाएगा कैन बी वॉन। अब इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर दो तो द प्राइज है ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, द प्राइज इधर लग गया सब्जेक्ट, और बाय राजीव, देख लो किधर लिखा हुआ है, द प्राइज कैन बी वॉन बाय राजीव, द प्राइज कैन बी वॉन बाय राजीव, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बस। 16th क्या कह रहा है, कॉमन एरर, दे हैव प्लेड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम कह रहा है ना, हमेशा खेलते रहते हैं वे लोग। सिंपल प्रेजेंट में लगेगा ये, तो सिंपल प्रेजेंट में हैव प्लेड नहीं होगा, होगा दे प्ले ऑल द टाइम, वे लोग हमेशा खेलते रहते हैं। जब रेगुलर हैबिट्स की बात हो, डे टू डे लाइफ की बात हो, जिसमें इस तरह का बात लिखा हुआ रहे, एवरी डे, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, समटाइम्स, मेनी टाइम्स, रेगुलरली, ये सब जो लिखा हुआ रहे कि कभी कभी, 1-2 दिन में, हर सोमवार को, हर मंगलवार को, हर महीने, साल में 1-2 बार, शायद ही कभी, ऐसा जब भी स्टेटमेंट रहे तो ट्रांसलेशन बनता है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में बनाओ, दे है प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा प्ले ऑल द टाइम। ऑप्शन नंबर 2 में गलती था, क्या था, हैव प्लेड नहीं होगा, खाली प्ले होगा। 16th के बाद 17th क्या है, 17th है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ क्रीप। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं जानते हो, V2 को, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं V3 को। हालांकि V2 V3 दोनों आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल में, लेकिन नॉर्मली V2 को ही कहा जाता है। क्रीप में देखो कन्फ्यूजन है, ठीक है। जब आप सर्च करोगे डिक्शनरी में या गूगल में कहीं भी, तो क्रीप का
क्रीप्ड, क्रीप्ड और क्रेप्ट, CREPT, ये दोनों दिखाएगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है कि अभी इधर से रिसेंटली कुछ सालों से जब ग्रामर डेवलप किया है, ये लैंग्वेज में अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है। अमेरिकन यूज करता है क्रिप्ड और ब्रिटिश यूज करते हैं क्रेप्ट, और हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश ग्रामर। तो जब सर्च करोगे तो दोनों दिखाएगा, दोनों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्रेप्ट को फॉलो करता है, क्रिप्ड नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? क्रेप्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्रीप मतलब होता क्या है? बहुत खराब, घटिया, छिछोरा, सड़ा हुआ। फिर कह रहा है वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, वह आदमी जो हमेशा बोलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? गैरुलस, टॉकेटिव, लोकेशियस, ये सब इसका सिनोनिम है। गैरुलस, टॉकेटिव, लोकेशियस माने क्या हुआ? वह आदमी जो दिन रात पचर पचर बोलते रहता है। किधर है? लोकेशियस। वोरासियस मतलब क्या होता है? जो पढ़ने वाला आदमी होता है, दिन रात पढ़ते रहता है, उसको पढ़ाई लिखाई किताब के अलावा कुछ दुनिया में नहीं सोचता है, उसको कहते हैं मेहनती, दिन रात लगा हुआ। किस रूप में मेहनती? पढ़ाई लिखाई में, किताब पढ़ने में, पढ़ने लिखने में। ऐसा मेहनत शरीर से मेहनत करने वाला नहीं, खास करके किताब पढ़ने वाले को वोरासियस कहा जाता है। और अवेरिसियस मतलब क्या कहा जाता है? किसको? दिन काटने वाला जो होता है, कनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअसली बोलने वाले को हम लोग बोलते हैं लोकेशियस, QUACIOUS, या बोलते हैं टॉकेटिव, TALKATIV, या बोलते हैं गैरुलस, GARRULOUS। ये सारा इसका सिनोनिम है। नाइनटीन्थ क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या कह रहा है? आई एम नॉट बैड। किसी भी चीज़ में, ये प्रीपोजिशन का यूज पूछ रहा है, देख लो इधर। किसी भी चीज़ में, कोई खेल में, कोई सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ का ज्ञान में आपको महारत हासिल हो, आप निपुण हो, आप बहुत बढ़िया हो, स्किल्ड हो, कुशल हो, तो उस सब्जेक्ट के लिए प्रीपोजिशन एट लगता है। जैसे तुम अगर क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट वाला ऐप क्या है? ड्रीम 11 है ना। अगर आप ड्रीम 11 में एक्सपर्ट हैं तो आप कहिएगा आई एम गुड एट प्लेइंग ड्रीम 11। कोई लूडो में एक्सपर्ट है तो कहेगा आई एम गुड एट लूडो। कोई मैथ्स में अच्छा है तो बोलेगा आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो किसी भी कला में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी काम में आप अच्छे हैं तो उस काम, कला, सब्जेक्ट के नाम के पहले एट लगता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 20th क्या कह रहा है? फिर से फिलर है। कह रहा है द बुक इज डिवाइडेड। तो डिवाइड करना जब भी होता है तो दिस इज कंसर्न्ड विथ मोशन। डिवाइड करना ऑलवेज इम्बेड मोशन विथ इट, अपने साथ हमेशा मोशन को दिखाता है। और जब भी मे का सेंस आवे, मे, इन मतलब में होता है ना, लेकिन उसमें अगर मोशन लगा हुआ रहे तो वो इन बदल जाता है इनटू में, ठीक है। क्या बदल हो जाएगा? जैसे आप रूम में जा रहे हो तो जाना मोशन के साथ होता है ना, तो यू आर गोइंग इनटू द रूम। आप किसी बाउंड्री के अंदर जा रहे हो तो यू आर गोइंग इनटू दैट जोन, ठीक है। इनटू इनसाइड का सेंस लेता है। इनसाइड और इनटू में डिफरेंस ये है कि जब इनसाइड जिस जगह के नाम के साथ लगाते हैं उसमें बाउंड्री फिक्स होना चाहिए। जैसे स्कूल का जो कैंपस होता है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है, उसका बाउंड्री के अंदर घुसिएगा तो कहिएगा आई एम गोइंग इनसाइड द कैंपस ऑफ द कॉलेज। लेकिन इनटू क्या होता है? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, घर है, मकान है, दुकान है, रूम है, ऑफिस है, स्टेडियम है, सिनेमा हॉल है, उसके अंदर अगर आप जा रहे हो, इवन नदी के अंदर आप जा रहे हो, कोई गुब्बारा बड़ा सा उसके अंदर जा रहे हो, किसी भी टॉपिक के अंदर, मुद्दा के अंदर जा रहे हो, तो उसमें क्या लगता है? इनटू लगता है। 21 में क्या है? कुड यू एक्सप्लेन दिस रूल टू मी होता है। कोई भी चीज आपके लिए, आपको, आपके साथ, आपके हिसाब से एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट अपने साथ टू लेता है। फ्रेजल प्रीपोजिशन है।
और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का रूल है कि इसके साथ टू ही लगता है। टू लगाता है कहाँ पे? टू लगाता है जहाँ डेस्टिनेशन क्लियर हो। आप हैं एक्सप्लेन करने वाले, और जिसके लिए एक्सप्लेन कीजिएगा वो आपका डेस्टिनेशन होगा एक्सप्लेनेशन का। जैसे डेस्टिनेशन को ऐसे समझो, पटना से ट्रेन दिल्ली जा रही है तो फ्रॉम पटना टू दिल्ली। किसी को आप कुछ दे रहे हो तो यू आर गिविंग दिस पेन टू हिम, लगता है ना अगले आदमी के आगे टू। तो वैसे ही ये आप इसके लिए एक्सप्लेन कर रहे हो तो यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टू मी। 22nd क्या कहता है? 22nd क्वेश्चन कह रहा है आई इंक्वायर। इंक्वायर माने क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन ये ना फंसाने वाला है। देखो क्या होता है, गो या कम मतलब होता है आना या जाना, तो गो या कम के साथ इनटू लगता है। लेकिन अगर इसी के लिए इंटर लिख दे ENTER तो इसमें इनटू नहीं लगता है। कब? जब किसी रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, मकान के अंदर जा रहे हो, कोई नया युग में प्रवेश कर रहा है, कोई किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, अब नया काम का शुरुआत हो रहा है, तब इंटर के साथ भी इनटू लगता है। लेकिन किसी फिजिकल स्ट्रक्चर में प्रवेश कर रहे हो, सशरीर आप किसी में घुस रहे हो शारीरिक रूप से, तब इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, क्योंकि इंटर में इनटू लगा हुआ रहता है, अंडरस्टूड रहता है। लेकिन वही जगह के लिए गो और कम लिखोगे तो आपको इनटू लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से इन्वेस्टिगेट में इनटू लगा हुआ रहता है, लेकिन इंक्वायर इसके लिए इनटू अलग से लगाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23rd क्या कह रहा है? टेक अ ग्लांस। ग्लांस मतलब क्या होता है? टू टेक अ ग्लांस मतलब होता है एक झलक में किसी चीज को देखना। तो किसी चीज को एक झलक में देखिए, चाहे गौर से देखिए, चीज तो आइडेंटिफाइड हो गया। जब चीज, पॉइंट, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड हो, फिक्स्ड हो कि आप किसको देख रहे हैं, तब क्या हो जाता है उसके लिए? एट। नहीं, जैसे क्या कहा जाता है? लुक एट द बोर्ड, लुक एट हिम, लुक एट दिस पिक्चर, कहते हैं ना, इसके साथ एट लगेगा। 24th क्या कह रहा है? नाउ आई एम फ्री। फ्री होता है दो तरह से, प्रीपोजिशन फ्री के साथ ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। तो जब ऑफ लगता है तो ऑफ अगला का प्रॉपर्टी के साथ रहता है, और फ्रॉम आपके साथ जो रहता है लटका हुआ, उससे फ्री होइएगा तो यू आर फ्री फ्रॉम समथिंग। मतलब आपके अंदर में कोई दोष है, कोई गिल्ट है, कोई भावना, दुर्भावना या कोई टेंशन, कुछ ऐसा है, कोई प्रॉब्लम है, उससे आप, कर्ज है, बीमारी है, उससे आप मुक्त होते हैं, तो यू बिकम फ्री फ्रॉम दैट थिंग। और कोई कहते हैं ना, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बोलता है ना कि कितने का है जी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इसका कोई कीमत नहीं है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए फ्री के साथ लगता है ऑफ, और खुद अगर किसी चीज से मुक्ति पा लिए हैं तो लगता है फ्रॉम। ऑप्शन नंबर 4। द लास्ट वन सेज सी इज केयरफुल। केयरफुल के साथ भी दो प्रीपोजिशन का सीन है। कौन कौन सा? केयरफुल के साथ अबाउट भी लगता है और केयरफुल के साथ ऑफ भी लगता है। तो अबाउट क्या होता है? किसी दूसरे के प्रति आप चिंतित रहिएगा और सावधानी बरतिएगा कि उसको कुछ नहीं हो या कुछ हो जाए। दूसरों के प्रति जब आपकी भावना रहती है तो आप लिखते हैं अबाउट, और खुद के प्रति जब केयरफुल रहते हैं तब लगता है ऑफ। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना? 25 सवाल हो गए। आज का पेपर इतना ही था। अभी नेक्स्ट पेपर के साथ कल फिर आएंगे। अभी सर आएंगे मैथ्स के लिए। थैंक यू।
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अंकित सर, करतार कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, मखनिया कुआं, पटना। फिर आज मैं तुम लोगों के साथ लाइव जुड़ रहा हूं। जिस तरीके से पिछले 2 दिन से तुम लोगों को नेवी SSR MR फेज 2 एग्जाम के लिए क्वेश्चन हर टॉपिक से सॉल्व करके बता रहे हैं, ताकि बच्चे इसको देख के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के जो उनको एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाए, और हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन भी मैच कर जाए कुछ क्वेश्चन। तो इसीलिए इसी दृष्टिकोण से मैं तुम लोगों के साथ फिर आज 25 क्वेश्चन के साथ जुड़ रहा हूं। आप लोग फिर से एक बार शुरू से देखिए और अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत फायदा मिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पूछा कि परवलय y² माइनस 8x की उत्तर केंद्रता का मान क्या होगा। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पाराबोला। तो देख लो बच्चों, पाराबोला कोई भी हो, इक्वेशन से मतलब नहीं है। इक्वेशन कुछ भी लिखा रहे, ये y² बराबर 4ax रहे, x² बराबर 4ay रहे, या ये y² बराबर माइनस 8x रहे, चाहे x² बराबर माइनस 12y कोई भी रहे, पाराबोला कोई भी हो उसका इसेंट्रिसिटी 1 होता है। प्रत्येक पाराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना? 1, ई का मान 1। इक्वेशन क्या है उससे मतलब नहीं है। यदि कोई पाराबोला है तो उसका इसेंट्रिसिटी कितना होगा? 1 होगा। तो 1 में टिक कर दो बच्चों। इसी प्रकार से इलिप्स कोई भी हो, तुम लोगों को मालूम है इलिप्स कोई भी हो उसका इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में। हाइपरबोला कोई भी हो उसका इसेंट्रिसिटी का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। पाराबोला का 1, इलिप्स का 0 और 1 के बीच में इसेंट्रिसिटी का मान, और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का मान 1 से बड़ा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेकेंड नंबर कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के नाभि लंब की लंबाई का मान क्या होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो ये तो आप जान ही रहे हो कि इलिप्स का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बोलो बच्चों, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यही होता है इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो किसी भी इलिप्स का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला याद होगा 2b² बटे a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब नाभि लंब की लंबाई बराबर कितना? तो 2b² अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना? तो 2b² अपॉन a। इलिप्स कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना? 2b²। या हाइपरबोला में भी, हाइपरबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 2b² अपॉन a। चाहे हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ भी रहे, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त और हाइपरबोला मतलब अति परवलय। तो ये 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a, इसमें 2 छूटा हुआ है बच्चों, 2b² अपॉन a लिख लेना है, 2b² अपॉन a, यही ऑप्शन होगा, इसी में टिक करना है, 2b² अपॉन a। हाइपरबोला में भी यही, अब पाराबोला रहता तब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभि लंब की लंबाई तो 4a। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी पूछा है। देखो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, दोनों पैरेलल है। एक का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 बराबर, और ये ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों के बीच का ही डिस्टेंस बताना है, d का मान। तो देखो तुम लोगों को याद रखने का हम तरीका समझाए थे कि दोनों के कांस्टेंट टर्म को माइनस करना। लाइन का जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें किसको माइनस करना? कांस्टेंट टर्म को। तो c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a² प्लस b², a² प्लस x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर।
फॉर्मूला याद रखने का तरीका, जो भी दोनों लाइन का इक्वेशन लिखा रहेगा उसमें कांस्टेंट टर्म को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? कांस्टेंट टर्म को। मोड ऑफ C1 माइनस C2। अब भागा किससे देंगे? डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कि वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 50 का केंद्र तथा त्रिज्या का मान क्या होगा? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा हुआ बच्चों? गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 50, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो 25। ये सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस सर्कल का। तो बोलो यदि सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है तो इसका सेंटर और रेडियस कितना होता है? तो सेंटर 0 0 और रेडियस जो कांस्टेंट का स्क्वायर है, रेडियस बराबर कितना? तो 5। मतलब इस सर्कल का सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगा 5। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन किसका वो तुमको चेक करके बताना। बोलो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? तो 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अब माइनस 6 इक्वल टू 0। अब तुमको यह बताना है ये किसका इक्वेशन है? वृत्त का कि परवलय का, दीर्घवृत्त का, अति परवलय, इंग्लिश सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो बोलो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 है। अब 6 से डिवाइड कर देते हैं LHS RHS दोनों में। अब तो पहचान गया होगा बच्चों कि ये किसका इक्वेशन है। बोलो ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अब 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। किसका है? तो अति परवलय, हाइपरबोला का। ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना बच्चों। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर का मान 3, बी स्क्वायर का मान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 6 नंबर, देखो कोट 180 डिग्री का वैल्यू पूछा है। कितना? कोट 180 डिग्री। तो बोलो इसको लिखोगे 90 प्लस 90। अब बता कोट 90 प्लस थीटा तो माइनस 10 थीटा। बोलो हो गया इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी लिखो चाहे इन्फिनिटी लिखो, वैसे भी लिख सकते हो कोस 180 डिग्री अपॉन साइन 180 डिग्री। तो ये इसमें टिक कर देना। क्लियर? टेन 15 डिग्री का वैल्यू पूछा है बच्चों। तो ये भी तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। इसको लिख दोगे 45 माइनस 30, या याद रखने का भी चीज है, याद भी रख सकते हो √3 माइनस 2। भूल गया तो इस ढंग से निकाल लेना है कि 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 10a माइनस बी याद होगा, 10a माइनस 10b अब बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब 10 45 डिग्री का मान 1, 10 30 डिग्री 1/√3। बोलो अब यहां क्या हो जाएगा? तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब रेशनलाइजेशन करने आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोलो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3। तो इसमें कुछ नहीं है तो नन ऑफ दीज में टिक कर देना 2 माइनस √3। क्लियर बच्चों? 10 15 डिग्री का वैल्यू कितना? तो 2 माइनस √3।
यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 एंड 7 है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन है? देखो किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड लिखा हुआ है बच्चों, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो ये 3, 5, 7 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा कौन पूछ रहा तुमसे? तो देखो ये सब कोसाइन फॉर्मूला तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाए होंगे। यहां से देख लो कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला यहां से सामने वाला माइनस हो जाएगा, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7, ये कितना हो गया 9 प्लस 49 माइनस 25 अपॉन 42, यानी 58 में से 25 चला गया मतलब 33, 58 में 25 माइनस कर दो तो बोलो ये कैंसिल होगा 3 से, तो 11/14 आ गया। इससे तो वैल्यू तुम नहीं निकाल पा रहे हो। चलो अब इससे निकालो cos b का मान, तो सामने वाला माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 9 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन 30, तो बोलो ये कितना आ जाएगा? तो -15/30 माइनस 1/2। बताओ तुम ही लोग cos कितना डिग्री का था, यानी श्योरली हो गया कि इसका वैल्यू 120 डिग्री है। cos b का तो मान निकल गया। तुम ही लोग बताओ बच्चों कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल तुमको मिल गया 120, इसका मतलब ये दोनों का सम क्या है? 60 है। दोनों का सम कितना है? 60। दोनों को जोड़ने पर 60 आएगा, यानी श्योरली है कि वो दोनों एंगल 60 डिग्री से क्या है? कम है। दोनों एंगल 60 डिग्री से कम है, यानी सबसे बड़ा एंगल कौन है तब? यही है। कितना डिग्री? 120 डिग्री। इसमें टिक कर दो 120 डिग्री। बस cos b का वैल्यू सिर्फ निकाल लो, कोसाइन फॉर्मूला याद रखने का हम ट्रिक समझा दिए थे कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि अपोजिट साइड माइनस में होगा और बाकी दोनों प्लस में होगा। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस, और जो प्लस में होगा वही नीचे लिखना 2 इंटू 3 इंटू 5, वैल्यू आ गया 120 डिग्री, यानी सबसे बड़ा एंगल कितना है? तो 120 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 9 नंबर। cos tan इनवर्स 3/4 का मान पूछ रहा है। तो तुम लोगों को मालूम होगा प्रॉपर्टीज कब यूज होता है? जब दोनों फंक्शन सेम रहता है। ये cos है तो ये भी क्या रहना चाहिए? cos, यानी tan इनवर्स को cos में बदल देना। बदलने का फॉर्मूला मालूम है, h बराबर 5 हो जाएगा। तो बोलो क्या लिख दोगे इसको cos में? b/h यानी 4/5, यानी आंसर कितना आ गया? 4/5। प्रॉपर्टी सब याद होगा। cos इनवर्स x बराबर x ही लिखते हैं। ये cos इनवर्स 4/5, तो 4/5 में टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, तो x का मान पूछ रहा है। देख लो बच्चों 4 sin इनवर्स x है प्लस cos इनवर्स x है इक्वल टू पाई। तो तुम ही लोग बताओ बच्चों, उसको cos इनवर्स x को लिख सकते हो π/2 माइनस sin इनवर्स x। ये सब फॉर्मूला याद होगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना? तो π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब यहां से ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू ये उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो π/2। तो बोलो sin इनवर्स x इक्वल टू π/6, तो x इक्वल टू कितना आ गया? तो sin π/6। अब बोलो तो sin 30 डिग्री का मान, तो 1/2। sin 30 डिग्री का मान 1/2, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? तो 1/2। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ये log का क्वेश्चन है। log में log बेस 2 है। फिर से हम क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। देखो log बेस 2 है और log बेस 3 और log बेस फिर 2x है इक्वल टू है 1, तो x का मान तुमको बताना है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ log हटाते चलना। log हटाते जाओगे x का वैल्यू आ जाएगा। तो log हटाने समझाए हुए यहाँ के बेस को सिर्फ RHS का बेस बना देना है।
तो बोलो log बेस 3 बताओ 2 का पावर 1 बराबर 2। फिर इस log को हटाना है तो इसके बेस को RHS का बेस बनाते चलो। तो log बेस 2x बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9। फिर इस log को हटाना है तो यहाँ के बेस को RHS का बेस मतलब x इक्वल टू 2 टू दी पावर 9। यही आंसर हो गया, x का वैल्यू 2 टू दी पावर। सिर्फ log हटाते चलना बारी बारी से एक एक। पहले इस log को हटाए यहाँ के बेस को RHS का बेस, फिर इस log को हटाए तो यहाँ के बेस को RHS का बेस, और फिर इस log को हटाए तो यहाँ के बेस को RHS का बेस बना दिए। x log हटाते गए आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। देखो ये लिखा हुआ इसका रेंज पूछ रहा है, रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बताना है? रेंज। तो देखो रेंज निकालने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है कि जिस फंक्शन का आप वैल्यू जानते हैं वहीं से स्टार्ट करना है, जिसका आप मान जानते हैं उसी से स्टार्ट करना है। तो बोलो पहले एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं साइड में। 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस पहले कॉमन ले लो, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको तुम होल स्क्वायर में सेट कर सकते हो, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 अब प्लस देखो 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए, फिर 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिए, जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट। अब यहां से यहां तक को तुम लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, आई माइनस माइनस प्लस 4। अब तुम लोग बच्चों खुद जानते हो किसी का भी स्क्वायर रहेगा उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसमें माइनस लगा दोगे तो वो निगेटिव होगा, कि वी नो दैट कि माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, निगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता है। अब इसमें 4 ऐड कर दोगे, बोलो 4 ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर बच्चों? देखो यही क्वेश्चन को हम चेंज करके यहां तक ले आए, यानी इसका वैल्यू जब भी होगा तो 4 से छोटा होगा। अब बचा सिर्फ रूट, अब सिर्फ क्या बचा हुआ है? रूट। तो तुम लोग को दो चीज यहां मालूम होना चाहिए। सबसे पहले कि स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। स्क्वायर रूट डिफाइन ही होता किसके लिए? 0 या उससे बड़ा नंबर के लिए। तो इसका वैल्यू तो जब भी होगा तो 0 से तो बड़ा ही होगा, और यहां से क्या आया इसका मान? तो 4 से छोटा। रूट सब जगह लगा दे रहे हैं, लेस देन इक्वल टू रूट 4। मतलब ये जो तुम्हारा फंक्शन था उसका वैल्यू कहां से कहां तक हो गया? तो 0 से 2 तक। कहां से कहां तक? तो 0 से लेकर के 2 तक। मतलब इसका रेंज कहां से कहां तक बोलोगे? तो 0 से 2 तक वैल्यू इस फंक्शन का। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ये तो डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला ही है कि लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बटे x इज इक्वल टू कितना? तो log a। बेस कुछ नहीं है तो ई रहता है, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों आंसर सेम है, टिक कर देना। log बेस ई टू ए डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। ये तुमको क्वेश्चन हर सेट में बताया जा रहा है, हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है। बोलो फिर से, ये लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर ax माइनस 1 फिर प्लस 1, एक घटा दिए और एक। कारण बताओ बच्चों ऐसा क्यों करते हैं? 1 सब्सट्रैक्ट 1 ऐड, फॉर्मूला में सेट करने के लिए। फॉर्मूला अभी जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था। फॉर्मूला क्या है? e टू दी पावर x माइनस 1 बटे x, वैल्यू कितना? 1। इसीलिए 1 लाने के लिए यहाँ 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ सेपरेट कर दो दोनों को, तो e टू दी पावर ax माइनस 1, यहाँ e टू दी पावर bx माइनस। अब एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में बना दो, आंसर खुद आ जाएगा। सेपरेट कर दिए दोनों को सिर्फ। अब बताओ ये दोनों बोलते हैं सेम टू सेम रहना चाहिए, तभी तो सेम टू सेम है नहीं। यहाँ पावर ए है तो ए से डिवाइड कर दो ए से, उसी प्रकार से यहाँ बी नहीं है तो बी से डिवाइड कर दो बी से। बताओ यहाँ क्या आ जाएगा आंसर? a इंटू 1, यहाँ b इंटू 1, मतलब फाइनल आंसर
ए माइनस बी, यही आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। ये प्रीवियस सेट में भी बताया गया था, उससे भी प्रीवियस सेट में, मतलब मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, आज मॉडल सेट 3, तीनों सेट में क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, y बराबर लिखा हुआ kx का पावर 1/3 देन dy अपॉन dx। तो बोलो dy अपॉन dx का मतलब तुम लोग समझते हो, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करना किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो ये y है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो तुम लोग जानते हो कि यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन किया नहीं जाता। तो बोलो dy अपॉन dx करोगे तो k तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर, खाली किसका डिफरेंशिएशन होगा, x टू द पावर 1/3 का। बोलो क्या होगा, पावर कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई और पावर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा, ये k इंटू 1/3 और x का पावर -2/3। जिस ऑप्शन में टिक कर देना है 1/2 इंटू 1/3, यहां देखो फोर्थ नंबर ऑप्शन में है 1/3 kx का पावर, इसमें टिक कर देना 1/3 k और x का पावर -2/3, फोर्थ नंबर ऑप्शन में, उसमें टिक कर देना। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ये आप लोगों को डिफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज बताया गया होगा कि यदि कोई इंटीग्रेशन लिखा हुआ 0 to a fx dx, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to a अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, मतलब f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टीज है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का, कि यदि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx लिखा हुआ है तो इस इंटीग्रेशन को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस, तो a प्लस 0 a अब माइनस x, मतलब इसमें टिक कर देना फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, देखो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन तुमसे पूछ रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, तो dy अपॉन dx बराबर sin x प्लस 2x। तो बोलो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड याद होगा बच्चों, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए तो दो ही वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। तो बताओ तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो sin x प्लस 2x और dx हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब दोनों तरफ सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो। अब तुम लोगों को इंटीग्रेशन याद होगा, dy का इंटीग्रेशन और sin x का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x आई 2x dx का x स्क्वायर बाय, यानी आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस cos x प्लस x स्क्वायर और प्लस c। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन, उसी में टिक कर देना है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, क्वेश्चन पहले समझ लो फिर से अगला, कि यदि np मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p इक्वल टू 4 आई nq मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट q इक्वल टू 3, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p क्रॉस q पूछ रहा है, मतलब ये गिवन है n नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब सेट p में कुल एलिमेंट की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 4 है, और सेट q में कुल सदस्यों की संख्या 3 है, सेट q में कुल सदस्यों की संख्या 3 है। तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p क्रॉस q बराबर कितना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट q, मतलब 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना, तो 12, कि टोटल कितना होगा 12 होगा, कि सेट p क्रॉस q में टोटल कितना एलिमेंट होगा, तो 12 एलिमेंट होगा, इसी में टिक कर देना है। ये सब बच्चों तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट लिखाया गया होगा
कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट है ओमेगा क्यूब का मान 1, ये सब डायरेक्ट लिखा होगा। 3 का मल्टीपल कुछ भी रहे, 3, 6, 9, 12 सब का वैल्यू कितना 1, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो 0। क्लियर बच्चों?